तो देखो हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और आज उसके जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो आप टॉपिक खोलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, मिला, उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हीं को हमें क्या करना है, पढ़ना। इससे पहले जो है थ्योरी क्लास हमने बोर्ड पे ली थी और उसके बाद फिर जो है पेज नंबर कितने पे है, नई वाली बुक जो है पेज नंबर 3 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2023 की जो बुक है ऑब्जेक्टिव की लूसेंट की, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और इससे पहले थ्योरी क्लासें जो है हमने आपको बोर्ड पर पहले दी है, फिर उसके बाद लूसेंट की जो थ्योरी बुक है उस पर हमने पढ़ाया है और आज हम लोग इसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इसमें कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है। तो ऐसे को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, भौगोलिक स्रोत नहीं कहा जाएगा, राजनीतिक भी नहीं कहा जाएगा और सामाजिक स्रोत भी नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से, दूसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखो कथन में क्या कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। दूसरी बात, पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। और डी नंबर में कह रहा है कि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोतों की तुलना पुरातात्विक स्रोतों से नहीं की जा सकती है। तो पहले देखो, तो साहित्यिक स्रोत वे हैं जो कि लिखे गए हैं, ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो खोद करके निकाले जाते हैं और उनमें बाकी चीज़ें लिखी हुई हों। तो कह रहा है कि ज़्यादा प्रमाणिक कौन होगा, सच मतलब ज़्यादा सही कौन होगा। तो साहित्यिक स्रोतों में तो ये भी किया जा सकता है ना कि कोई व्यक्ति छेड़खानी कर दे और लिख दे अपनी तरीके से, जैसे हमारे ग्रंथों, वेद धर्म ग्रंथों में, ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत सारे बदलाव कर दिए, ठीक है, अपने हिसाब से। तो साहित्यिक ग्रंथों में जो है छेड़खानी की जा सकती है, लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती। वो खुदाई के पश्चात निकले हैं और खुदाई से जो चीज़ें निकलेंगी उसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल रियल होगा, असली चीज़ें वहाँ से जानकारी हमें मिलेंगी। इसी कारण जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं अंग्रेजों ने, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि इससे जो प्रमाण निकले हुए हैं उसमें छेड़खानी थोड़ा कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा सही कथन जो है वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर का, इसमें देखो क्या कह रहा है तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस में दी गई है। तो ये तो ऋग्वेद में दी गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो कौन सा ग्रंथ जो है वो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो संहिता में वेद आ जाएंगे, ठीक है, ब्राह्मण आ जाएंगे। श्रुति ग्रंथ का अंग जो नहीं माना जाता है वो पुराणों को नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है, तो ये एक पॉइंट है अपना, इसको लिख लें कि श्रुति ग्रंथ का अंग किसको नहीं माना जाता है, पुराणों को। बाकी संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को माना जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है, ठीक है, वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है, ठीक है, वह विश्व में अलम्ब है, मतलब विश्व में भी नहीं है। तो पाँच कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है। तो ये जो है डी नंबर जो है ऑप्शन महाभारत, मतलब महाभारत में जो बातें लिखी हुई हैं वो दुनिया से जुड़ी हुई हैं, जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये ग्रंथ ये दावा करता है कि उस में जो बातें लिखी हुई हैं, जो उस ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई हैं वो दुनिया भर में है। ठीक है, आगे देखो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है, किस धर्म का जो त्रिपिटक है वो किससे जुड़ा हुआ है। ये तो आप लोग पढ़े हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ये कई बार देखो क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक कथा हमने आपको बताया था
जातक कथा किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो 7वें क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, मिलिंद पन्हो, ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य जो है संवाद के रूप में है। तो जो मिलिंद पन्हो एक रचना है, इसमें मिलिंद राजा और बौद्ध भिक्षु के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। और वो कौन सा बौद्ध भिक्षु है? तो उसका नाम है नागसेन। का नाम है नागसेन। ये लूसेंट की जो थ्योरेटिकल किताब है उसमें दिया गया है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन जो है हमारा, क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक है, तो मैकियावेली की जो प्रिंस है उसकी रचना है, रचना का नाम है प्रिंस। ठीक है, ऐसी ही जो मैकियावेली की प्रिंस की रचना है, ऐसे ही भारत में कौटिल्य जो है उनकी किताब जो है उनका नाम है अर्थशास्त्र। तो मैकियावेली यूरोप के थे लेखक, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो किताब है प्रिंस, उसकी तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। मतलब जिस तरीके से मैकियावेली की प्रिंस है उसी तरीके से कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ये बताया जाता है। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहे हैं? 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ज़्यादातर राजनीति के बारे में चर्चा की गई है। उसमें ये बताया गया है कि राजा का क्या धर्म होता है, किस तरीके से राजा का क्या कार्य होता है, राजा अगर आपको राजपाट मिल गई किसी जो है किस तरीके से उसको चलाना है। तो राजनीतिक जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी हैं। ठीक है, अगला देखो किताब है कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये आप लोग पढ़े थे, राजतरंगिणी। ठीक है, कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। अगला जो किताब है हमारा लिखा हुआ है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी तो ये तो याद ही होगा, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखो 13वें नंबर क्वेश्चन में अगर देखा कह रहा है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कौन है? तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र। ठीक है, तो कालिदास द्वारा जो रचित है मालविकाग्निमित्र, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया है कि मालविकाग्निमित्र जो है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। और इसका जो ये नाटक है, इस नाटक के जो नायक है वो कौन है? ठीक है, तो इसके नायक कौन है? अग्निमित्र। सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है मालविकाग्निमित्र, अग्निमित्र आ रहा है उसमें। तो इस नाटक का जो नायक है, हीरो है, वो अग्निमित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? 15वां नंबर क्वेश्चन में ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? ऐसी बहुत सारी रचनाएं तुम्हें दी जाएंगी अलग से, तो उनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक दिन हम आपको करा देंगे। ये रचनाओं के बारे में जो पुस्तकें होती हैं उनसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमने आपको साहित्यिक पुस्तकें बताई, इनके अलावा और पुस्तकें होती हैं अलग से, प्राचीन पुस्तकें, उनको आपको रटना पड़ेगा। तो वो अलग से हम बता देंगे किसी दिन। ठीक है, बाकी आप अभी ऑब्जेक्टिव में देख लो। अगला देखो विक्रमांक चरित। ठीक है, विक्रमांक चरित जो है इसके रचनाकार के लेखक का नाम है, तो उनका लेखक का नाम क्या है? बिल्हण। क्या नाम है? बिल्हण। आगे देखो चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो जो है इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो नहीं था ये बोल रहे हैं, तो नहीं था। तो हेरोडोटस चूंकि ये सबसे पुराना था, को जानते हो हेरोडोटस इतिहास का कौन है? जनक। तो इतिहास के जनक इनको कहा जाता है। तो हेरोडोटस इनके साथ, सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, बाकी जितने हैं ये आपको दिख रहे हैं ये आए थे। ठीक, आगे देखो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? उसका नाम था मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, आगे देखो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अगला दे दिया है, फिर से इंडिका दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिका
जियोग्राफी का जो है ये पुस्तक की जियोग्राफी का पुस्तक की रचना जो है किसने की है? तो इसकी रचना की है किसने? स्ट्रैबो दिया है जियोग्राफी का। ठीक है, आगे देखो, जियोग्राफिका नहीं है, जियोग्राफिया है, जियोग्राफिया। ठीक है, इसकी रचना स्ट्रैबो ने की है। और जियोग्राफिका, जिसको भारत को भूगोल हिंदी में कहते हैं, उसकी रचना किसने की थी? प्लिनी ने। प्लिनी पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, नेचुरल स्टोरी का थी ना? अच्छा ठीक है, नेचुरल स्टोरी का थी प्लिनी की रचना, पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल स्टोरी का। आगे देखोगे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की रचना जो है अज्ञात लेखक है। ठीक, अज्ञातनामा यूनानी लेखक, डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फ़यान जो है कहाँ का निवासी था? तो फ़यान कहाँ का निवासी था ये तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया था चीन का है, चीन से आया था, तो चीन का निवासी था। ठीक है, अगला देखो, फ़ायान किसके समय में जो है भारत आया था? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत ये आया था। इसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें तो 2 बार केवल लिख दिया है, लेकिन कई बार ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? तो वो कौन सा था? ह्वेनसांग। ठीक है, आगे देखो, 27वां नंबर का क्वेश्चन किसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान। ठीक, अलग से ये क्वेश्चन है, अपना लिख लेंगे। और किस साम्राज्य को रुहमा कहा था? तो पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था इसने। ठीक है, इसको कहा था इसने, पाल साम्राज्य को रुहमा इसने कहा था। आगे देखो, अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? ठीक है, तो किसके शासनकाल में इतिहासकार था अल बरूनी? महमूद गजनबी के शासनकाल में जो है इतिहासकार था अल बरूनी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आया है। आगे देखो, यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? हाँ, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रेला। ठीक है, अगला देखो, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। ठीक है, ये भी आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख, ठीक है, के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की जो है यात्रा की थी? तो कौन? फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक ने कह रहा है कि विजयनगर में किस सम्राट के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा की थी? तो कृष्णदेव राय होंगे। ठीक है, यही होंगे, कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व, देवराय सेकंड है। अच्छा, तो इसका हो सकता है देवराय सेकंड है, इनका ऑप्शन सही कर लीजिए। इसका आंसर है देवराय सेकंड। ठीक है, अगला देखो, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है कब हुई थी? पूछ रहा है कि पुरातत्व, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट में डाल सकते हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है स्थापना कब की गई थी? 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 नंबर पुरातत्व सर्वेक्षण की 1800 के करीब बाद में हुई थी। तो 1861 यहाँ पे ऑप्शन मारेंगे, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक जिसको किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक जो है कहा जाता है। ये बात भी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता है वो कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी, तो ये तो याद ही होगा। ठीक है, आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? तो ये भी समय होगा, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, हालांकि हड़प्पा सभ्यता हम लोग इससे पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने, तो इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में
जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ कौन है? तो दो पहले आप याद रखेंगे, दयाराम सैनी एवं राखल दास बनर्जी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा वन क्या नंबर क्वेश्चन रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है वो कौन थे? तो प्रभारी होंगे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, आगे देखो, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ाया था हमने तुम्हें। न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन है। क्या ये? सिक्कों का अध्ययन। ये भी क्वेश्चन देखो आया हुआ है, ऑप्शन बी है। ठीक है, बात समझ में? अगर देखो, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए, किस लिए महत्व? ऑप्शन दे रहा है देखो, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए, उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र व नसत्य का उल्लेख मिला है। एक ए नंबर ये, तो यही नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ क्योंकि ये अभिलेख है बोगोज कोई सबसे प्राचीन। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि अशोक के जो शिलालेख, अशोक ने क्या लिखाया है, उनकी लिपि को सबसे पहले जो पढ़ा था उसका नाम क्या है? जिम्स प्रिंसेप। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, और इसको याद भी रखना है कि जो अशोक ने अपने शिलालेखों में जो लिपि लिखवाई है उसको किसी भारतीय ने नहीं पढ़ा था, अंग्रेज ने नहीं पढ़ा था, उसका नाम था जिम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जिम्स प्रिंसेप। आगे देखो अगला, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो किस भाषा, किस लिपि में है? किस भाषा और लिपि में है? 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे। 41 प्राकृत जो भाषा होती है, और ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत वगैरह जो है वो ब्राह्मी लिपि में, प्राचीन जो भाषा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन भाषा आपको याद रखना है प्राकृत। कौन सा याद रखना है? आगे देखो, कहाँ से ये जो क्वेश्चन आया है, जब अशोक वाला पढ़ाएंगे तब वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग चूँकि कवर कर रहे हैं किताब, तो क्वेश्चनों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं? तो अशोक, जब ये हम अशोक चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेंगे जो क्वेश्चन ये आ रहे हैं। ठीक है, अशोक के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे तो लिखा हुआ कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 42 का ए नंबर। ठीक है, सर ए कुना कांधार। सर ए कुना कांधार से अशोक के द्विभाषाई जो है अभिलेख मिले हैं। सर ए कुना जो है कांधार कहाँ है? कांधार शायद अफगानिस्तान में है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग जो है किया गया है? तो 43 नंबर में पूछ रहा है कि खरोष्टी लिपि का यहाँ पे प्रयोग किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये 2 ही अभिलेख मिले हैं इसमें खरोष्टी, बाकी ज़्यादातर सभी में ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। अगला देखोगे, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर होगा खरोष्टी। ठीक है, हेलियोडोरस का बेसन नगर या बेस नगर अभिलेख जो है संदर्भित है, किससे संदर्भित है हेलियोडोरस का? ये संकर्षण व वासुदेव से, केवल वासुदेव यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो याद ही होगा, हाथी गुफा वाला। ठीक है, आगे देखो, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे लंबा अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? इसका ऑप्शन क्या है? बी नंबर। क्या है? बी, शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। तो रुद्रदामन द्वारा आप याद रखेंगे कि सबसे लंबा अभिलेख जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, कब क्या नंबर क्वेश्चन रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन है। देखो, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, ठीक है, किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है किसके अभिलेख में मिलता है? 48 नंबर क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में मिलता है बच्चा? रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन का अभिलेख जो था ये कहाँ था? कहाँ था?
गुजरात, जूनागढ़। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस उसमें मिलता है, तो मिलता है रुद्रदामन एवं जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन एवं जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो इसको भी आप अपना टिक लगा लेंगे। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है उसका किस अभिलेख में मिलती है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी, प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का जो उल्लेख है मिलता है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासन का दरबारी जो है, किस शासक का दरबारी कवि था, तो वो समुद्रगुप्त का था, है ना। ठीक है, आगे देखो महरौली जो दिल्ली में स्थित है, ठीक, लौह स्तंभ का निर्माण जो है किस सदी में हुआ था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो महरौली में लौह स्तंभ है वो किस सदी में हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, चतुर्थ सदी में हुआ था, चौथी सदी में हुआ था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, और किसने कराया था। अगला क्वेश्चन देखो 53 नंबर का है, इसमें कह रहा है दिल्ली के महरौली, ठीक है, के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, यानी किसकी स्मृति मतलब याद में है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है भाई। चंद्रगुप्त होंगे तो चंद्र लगा दिया केवल, नहीं, अच्छा शॉर्ट में नाम लिख दिया है, चंद्र, हर्ष, अशोक, तो चंद्रगुप्त होंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने ही बनवाया था तो उन्हीं की याद में है। आगे देखो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तो ये भी बताया था हमने आपको। सती प्रथा का जो है पुरातात्विक उल्लेख जो है कहाँ मिलता है। 54 नंबर क्वेश्चन, एरण अभिलेख से कहाँ मिलता है, एरण। और एरण अभिलेख है कहाँ, मध्य प्रदेश में। आगे देखो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। भानुगुप्त, किससे है ये, भानुगुप्त। देखो ये रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एओल प्रशस्ति की रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो रवि कीर्ति कह रहा है कि किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय किसका था, पुलकेशन द्वितीय। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। आगे देखो हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी जो है ये कहाँ से मिलती है। तो ये मिलती है एओल से, है ना, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को यहाँ पे शायद हरा दिया था, है ना। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में है। तो कालिदास का जो है उल्लेख वो किस लेख में है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, कौन से लेख में है, एओल में। कालिदास का जो वर्णन है किसमें किया गया है, एओल में। तो ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है, कि एओल में इनका भी वर्णन किया गया है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात जो है वो किसने किया था, कौन है, राजा प्रथम। 59 को क्या है, राजा राज प्रथम, ठीक है, राज जो है प्रथम इनका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे देखो कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, उत्तर मेरूर, ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारत मास में फिर से कौन सा क्वेश्चन चला गया बताओ, 61 नंबर है। हाँ, भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है वो कब आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ, तो सिक्कों के बारे में आपको बताया था हमने, बताओ। सबसे पहले तो मान लो सिंधु घाटी सभ्यता वाला तो छोड़ ही दो, उसके बाद सबसे पहले कौन किसके बारे में बताया था सिक्कों का। सबसे पहले पण जो था वो कौन कालीन था,
अरे यार, सबसे पहला जब उसको छोड़ो, सबसे पहले नंबर पर कौन सिक्का लाया गया था, हमने आपको बताया था, पण था। इसी का नाम क्या था, इससे पहले आठ, ठीक है। ये कौन किस काल में थे, बताओ भाई। मौर्यकालीन थे, कौन कालीन थे, मौर्य। तो भारत में सिक्कों का आरंभ जो है कौन से समय में हुआ था, तो इसमें हर्षवर्धन कनिष्क के शासनकाल में। ऊपर में होगा शायद 300 ईसा पूर्व। देखते हैं 61 नंबर का आंसर क्या होगा। ए नंबर 600 ईसा पूर्व में दिया है। 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के 600 साल पहले। तो देखते हैं इसका काल भाई, नाम तो दिया नहीं है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है, तो प्राचीनतम आहत सिक्के, ठीक है, दिया ए नंबर। आहत सिक्के जो है सबसे प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है किसने चलाई थी, तो याद होगा। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जो है किसने चलाई थी, स्वर्ण मुद्रा। उसमें कुषाण दिया है, यूनानी चलाए थे, लेकिन वो याद दिया नहीं ना, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन क्या दिया है इसमें, इंडो बैटरियन दिया है। हाँ तो फिर इसी बैटरियन यूनानियों के लिए दिया है, ठीक, सही कह रहे हो। तो ये यूनानी हमने बताया था सबसे पहले चलाया था इन्होंने, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था, तो यूनानियों के लिए दिया है इंडो बैटरियन, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए, तो ये कुषाण, कौन हो जाएगा, कुषाण, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी, हाँ तो ये भी बताया था। सातवाहन के समय जो है शीशा की जो है मुद्रा बनी थी, ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, किसने चलाई थी सबसे ज़्यादा पैमाने पर, बताओ। ज़्यादा पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में छपवा दी थी। हाँ शुद्ध वही, ज़्यादा पैमाने पर किसने चलाई थी, मौर्यों ने। किसने चलवाई थी, मौर्यों में कौन था, स्कंदगुप्त था कि समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था, ठीक है। आगे देखो 66 का ये हो गया ऑप्शन। आगे देखो, सोने की सर्वाधिक सिक्का जो है किस काल में जारी किए गए थे, फिर से वही क्वेश्चन हो गया, तो किस में हो जाएगा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस में किए गए थे, गुप्त काल में ना, समुद्रगुप्त रहा है, तो गुप्त काल में हो जाएगा। 67 का क्या है, बी है ना, गुप्त काल में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं, तो रोमन के सिक्के भैया कहाँ से मिले हैं, 68 नंबर का ऑप्शन क्या है बेटा, रोमन के अरीक मेडू से मिले हैं रोमन के सिक्के, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, रोम साम्राज्य रहा है तो उसी को कह रहा है रोमन सिक्के। आगे देखो, भीमबेटका की गुफा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे, बर्मा यानी वर्मा जो म्यांमार है वर्तमान समय में, इसको शायद किस नाम से जानते थे, यवद्वीप। 70 का सुवर्ण भूमि, अच्छा सुवर्ण भूमि होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, कि प्राचीन काल में जो भारत के लोग बर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अंकोर वाट जो है कहाँ स्थित है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर शायद कंबोडिया में ही सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर बना हुआ है। आगे देखो, प्लिनी की मूलभूत कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नेचुरल हिस्ट्री जो है वो 72 नंबर क्वेश्चन का है कि ये किस भाषा में स्थित है, तो लैटिन भाषा होगी, ठीक है। कौन सी है, लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है, तो ये अरबी में लिखी हुई होगी, ठीक है। 73 नंबर, 73 का नंबर क्या है, अरबी में है। आगे चलेंगे 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं फटाफट। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, ठीक है, मगध, मगध, मगध लिख दिया है इसमें, मगध होता है। चीनी यात्री सुंगमन, सुंगयून लिखा हुआ, सुंगयून संयुगन के लिए होगा शायद ये। चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा जो है कब से कब तक की थी, समय दिया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, देखो बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन जो है कब से कब होगा, ए
518 से लेकर के 522 ईस्वी के बीच में जो संयोजन जो भारत आया था। आगे देखेंगे महाभारत युद्ध के लिए, ठीक है, 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से में मिला हुआ है। ठीक है, क्या करा, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिला हुआ है। 76 का नंबर देखो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, तो इसमें इस अभिलेख से महाभारत का युद्ध हुआ था, इससे जानकारी साक्ष्य पूरी मिलती है। ठीक है, यानी देख लीजिए ईसा मसीह के 3101 साल पहले की बात है ये जन्म से। ठीक है, यानी आज से लगभग कितने साल पहले, लगभग 5000 साल पहले की बात महाभारत युद्ध। ठीक है, लगभग 5000 साल पहले मान सकते हैं आप। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है, रबा तक कि रंबा तक लिखा है, रंबा है ना, रबा तक, रबा तक अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है, 77 नंबर का कनिष्क से संबंधित है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इंडिया शब्द के लिए सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया होगा। ठीक है, तो इंडिका उसी की किताब है, तो उसी ने किया होगा। 78 नंबर, 78 नंबर का क्या हो जाएगा, नहीं भाई, हेरोडोटस दिया है, हेरोडोटस आप याद रखेंगे। इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने किया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। किसने ब्राह्मी और एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित जो है किया था, तो ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि दोनों को उद्वाचित शायद किया था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था, देखो क्या यही दिया है ना, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वो खरोष्टी थी। ठीक है, 80 नंबर, ये तो याद ही रखेंगे आप लोग, खरोष्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ इस टॉपिक के भी क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक साहित्य वाला, वैदिक काल वाला, वो पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी फिर इसी तरीके से वैदिक काल वाला किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले बोर्ड पर हम लोग वैदिक काल के जो है जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो समझाएंगे, फिर लूसेंट की जो बुक है उसको इसी तरीके से पढ़ लेंगे थ्योरी वाइज, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे, जिससे आपका पूरा लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है।